अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 से। स्टेट्स ऑफ मैटर से ही रिलेटेड है ये। जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था वो गैस से रिलेटेड था, ये लिक्विड से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो आपका जो चैप्टर है वो सॉलिड से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखते हैं। अच्छा, इसके मैं ना आपके साथ नोट्स शेयर कर रहा हूँ, तो ये एक बात ध्यान में रखें कि आपकी बुक में जो होगा ना वो सारी चीज़ें जो है वो पैराग्राफ की फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट उन्होंने ना हर एक समझे, अगर एक पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन है ना, तो एक पैराग्राफ को उसने 2 क्वेश्चन में स्प्लिट कर दिया। तो आपने ये परेशान नहीं होना देख के यहाँ पे तो इतने क्वेश्चन है, बुक में क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो बुक में जस्ट जो है वो पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखा ये सारा बुक से ही हुआ है उन्होंने, लेकिन बस क्वेश्चंस की फॉर्म में यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो लिक्विड, डिफाइन लिक्विड गैस एंड सॉलिड एंड कोहेसिव फोर्सेस। जी, लिक्विड गैस और सॉलिड को तो क्या डिफाइन करना है। कोहेसिव फोर्सेस को देखते हैं जी। कोहेसिव फोर्सेस क्या हैं? तो कोहेसिव फोर्सेस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलेक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। इट इज स्ट्रॉन्गर इन द लिक्विड देन दोज इन गैस इवन एट हाई प्रेशर। देखिए, कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, एडहेसिव फोर्सेस होती हैं। ये अट्रैक्शन वाली होती हैं, वो रिपल्शन वाली होती है, लेकिन यहाँ पे हमने कोहेसिव से ही डील करना है। लिक्विड गैस और सॉलिड कैसे डिफाइन करेंगे आप? Simple definition of a liquid that it is a material that assumes the shape of a container without filling it completely. ठीक है। गैस क्या है? The shape of vessel is the shape of gas is the shape of container. ठीक है। Solid क्या है? It has definite shape. ठीक है। जो आपने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वही इनकी डेफिनेशन भी है। How many types of liquid? Explain their properties and give their example. Liquid may be of 3 types. Types of liquid, their physical properties. Okay जी। लिक्विड कितनी तरह के हैं जी? 3 तरह के लिक्विड हैं आपके जी। आयनिक लिक्विड हैं, मोलेक्युलर लिक्विड हैं और मेटालिक लिक्विड हैं, ठीक है। 3 टाइप्स हैं लिक्विड की, आयनिक, मोलेक्युलर एंड मेटालिक। आयनिक लिक्विड कौन से हैं? जहरी से बात, अगर आयनिक है तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। एग्जांपल क्या है? मोल्टन सॉल्ट, यानी कि NaCl जो है अगर मोल्टन फॉर्म में है, या AlCl3 है आपका, ठीक है, वो सॉलिड की फॉर्म में चला जाता है, सॉरी, ये AlCl3 इसमें एग्जांपल आएगी, ठीक है। मोलेक्युलर सॉलिड, अब देखिए मोलेक्युलर सॉलिड में क्या होता है कि इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक। तो इसमें जो है, इसमें भी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, जैसे वाटर है और ये इथाइल अल्कोहल लिखा हुआ है C2H5OH। और मेटालिक, मेटालिक का मतलब है यहाँ पे मेटल होगी, मेटल इन द लिक्विड स्टेट। जैसे आप याद रखें, मेटल जितनी भी हैं वो सारी स्टेट में है, लेकिन मरकरी आपकी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो तकरीबन कंपेरेबल हैं टू द मोलेक्युलर सॉलिड, ठीक है। मॉडरेट टू हाई, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक दरमियाने से होते हैं, ना इतने ज़्यादा ना इतने हाई, ठीक है। बस इसकी डिटेल नहीं है, इस वजह से मैं भी इसकी डिटेल नहीं बता रहा। नेक्स्ट जो आपके टॉपिक है ना, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि वो टॉपिक आपकी बुक में डिटेल में है, ठीक है। और उन्हीं में से क्वेश्चन आता है, इनमें से क्वेश्चन नहीं आता आपका, और ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ ये आया है, ये लिक्विड की टाइप कितनी है, ठीक है। गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मोलेक्युलर थ्योरी ऑफ लिक्विड, इसी तरह गैस के लिए थी, इसी तरह लिक्विड के लिए भी है, पढ़ लेते हैं इसको। लिक्विड मेड अप ऑफ मोलेक्यूल्स व्हिच टच वन अनदर, वहाँ पे स्ट्राइक था, यहाँ पे टच कर रहे हैं, ओके। मोलेक्यूल विद इन द लिक्विड आर इन कांस्टेंट मोशन बट द मूवमेंट ऑफ लिक्विड इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू देयर क्लोज रनिंग टुगेदर। जी, जिस तरह वो गैस में थे ना, गैस में तो हैप्पैज़ार्ड मूवमेंट होती है ना, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो लिक्विड में कंपैरेटिवली जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द गैसेस। दैट्स वाई वी कैन से दैट हेयर द मोशन ऑफ मोलेक्यूल्स इज़ रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। मोशन के जो मोलेक्यूल्स की मोशन है वो कम है, रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द लिक्विड आर ग्रेटर देन दोज ऑफ, ये मैंने पहले बता दिया। बट अब यहाँ पे आप लिख सकते हो द अट्रैक्टिव फोर्स इन लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ गैसेस बट लेसर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जी,
ये काइनेटिक एनर्जी का याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी जो है ना आपकी वो डायरेक्टली टेम्परेचर से रिलेटेड है, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्टेट हो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेपर्स ऑफ द लिक्विड। जी, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होगी वो किसके इक्वल होगी, जो वेपर बने होंगे उनकी जो एनर्जी होगी उसके सम के इक्वल होगी। ठीक है, अगर तो हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो फिर एनर्जी भी बढ़ेगी, अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं तो फिर क्या करेंगे, फिर हम ये कहेंगे कि जो टेम्परेचर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की है वो किस एनर्जी के इक्वल है, जितनी लिक्विड के जो वेपर बने हैं उनकी जितनी एनर्जी है उसके इक्वल जो है वो हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, डिस्क्राइब द डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड ऑन द बेस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। डिफ्यूजन क्या होता है, इन लिक्विड takes place because molecules move from one place to another due to the kinetic energy. The restricted movement of molecules reduce the rate of diffusion. जी, गैसेस में डिफ्यूजन ज़्यादा होती है, क्यों बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से क्योंकि उसमें जो है वो मूवमेंट जो होती है गैस मॉलिक्यूल्स की वो बहुत ज़्यादा होती है। अब क्यों बहुत ज़्यादा होती है या लिक्विड में बहुत कम क्यों होती है, तो इसका आंसर ये है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जितनी गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो ना होने के बराबर होती है। ठीक है, और लिक्विड्स में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस, नॉट एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड्स। ओके, सॉलिड से कम होती है लेकिन गैस से कंपैरेटिवली काफ़ी हाई होती है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि उसकी जो मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर गैस में 100 मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो लिक्विड में समझो 30 या 50 रह जाएंगे। ठीक है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट इस तरह की कोई बात नहीं होती। ठीक है, बट ये है कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो रिड्यूस हो जाती है। एग्जाम्पल देखें, ए ड्रॉप ऑफ इंक व्हेन एडिड टू वाटर डिफ्यूज स्लोली टू दी। हाँ जी, आप अगर एक पानी का टब लें तो उसमें एक ड्रॉप ऑफ इंक जो है वो अगर आप उसको ड्रॉप करते हैं तो आप साथ देखेंगे आप वो पूरे टब में फैल जाएगी। ठीक है, describe the compression or effect of pressure on liquid on the base of kinetic molecular theory. Compression of a liquid, effect of pressure क्या होगा, liquid cannot be compressed, yes, and significantly by increasing the pressure because the molecules are already in close contact with each other. Yes, this is very very important. क्यों important है ये जी, इसमें वो कह रहा है, देखिए गैसेस को हम क्या करते हैं, गैसेस में ह्यूज स्पेस होती है, ह्यूज स्पेस होती है, बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। अब ये समझिए अगर एक रूम है ना, ठीक है, तो आपका क्लास रूम है, तो समझिए गैस के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसके 4 कॉर्नर जो है ना उनमें एक एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट, इतना ज़्यादा उनमें गैप होता है। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, फॉर द क्लियरिटी ऑफ द कंसेप्ट। ठीक है, बट ऐसा जो है ना, ऐसे एग्जाम्पल्स कभी भी आप पेपर में नहीं लिखेंगे, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ये आपको बताया जाता है ताकि आपका जो विजन है या जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो इसमें ये है कि जिस तरह देखें ना, अब इतना ज़्यादा गैप है। आप देखें लिक्विड को अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ तो आप ये समझिए कि चेयर है और चेयर के 4 कॉर्नर हैं। ठीक है, तो उस 4 कॉर्नर के देखें चारों मॉलिक्यूल जो हैं वो एक एक कॉर्नर पे हैं, चारों कॉर्नर पे 4 मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखिए अगर एक रूम है, रूम के चारों कॉर्नर पे वो जो है वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, उनको अगर आप कंप्रेस करते हैं तो उनके दरमियान गैप ज़्यादा है, तो वो उनकी कंप्रेशन जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, वो कंसिडरेबल होगी। जबकि एक चेयर वाले हैं, ठीक है, तो इनके दरमियान कितना सा गैप है, तकरीबन मेरे हाल में हाफ ये यहाँ 6 इंचज़ कर लें। ठीक है, 6 इंचज़ या 7 इंचज़ होगा। ठीक है, तो ये देखें वो कितना होगा, वो तकरीबन फीट में अगर हम बात करें, ठीक है, तो तकरीबन 8-10 तो हो गई। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गैप बनता है उसमें। ठीक है, तो उसमें ये है कि उसमें जब गैप ज़्यादा है, तो गैप जब ज़्यादा होगा तो हम उसको जब कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेशन जो होगी वो काफ़ी कंसिडरेबल होगी, जबकि एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड बहुत कम होगी। अगर सॉलिड की बात करें, सॉलिड में तो ना होने के बराबर होती है। यही समझ लो कि एक जो है वो जो है वो कप है, कप के अंदर आपने 4 जो है वो कोई
रखे हुए हैं पॉइंट्स या आप क्यूब्स रखे हुए हैं आपने कोई भी, ठीक है, वो एक एक मालिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब उनको क्या कंप्रेस करेंगे, अब उनके दरमियान स्पेस ऑलरेडी थोड़ी होगी, ठीक है। कंप्रेशन उस वक्त प्रोमिनेंट होती है, ये पॉइंट मैं आपको बताने लगा हूँ, जिस वक्त आपकी स्पेस यानी कि आपका गैप मालिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। आगे, इंक्रीज द प्रेशर फ्रॉम 1 एटमोसफेयर from 1 to 2 atmosphere, reduce the volume of water to 0.004% which is negligible। देखिए मैंने आपको बताया ना कि बहुत ही कम होता है। There some pressure reduce the volume of gas up to 50%, मतलब होता है बट negligible होता है, जिसको हम इग्नोर ही करते हैं। Describe the expansion of the liquid। The liquid expand on heating because the intermolecular forces between them decreases. Moreover, the increase of temperature increases the effective collision. If the temperature is decreased, the contraction of molecule take place. This property is useful for making thermometers। Yes। देखिए, जब आप उसको हीट कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, लिक्विड से गैस फेज में जाएगा यानी वेपर में जाएगा। जब उसमें दरमियान एनर्जी ज़्यादा होगी, वो क्या करेगा, जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस है उसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद एक दूसरे से गैप पे चले जाएंगे, ठीक है। बस ये उसकी जो है वो क्या हो गई है, एक्सपेंशन हो गई है, ठीक है। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, दूर दूर हो जाना। जैसे आपको एग्जामिनेशन के दरमियान जो है वो आपको एक्सपेंड कर दिया जाता है, आपके दरमियान गैप इंक्रीज़ कर दिया जाता है, आपके दरमियान जो है वो जो बॉन्डिंग हुई होती है, जो आपने आपने आपस में फिक्सेशन की होती है, मैंने फ़लाँ के साथ बैठना है, मैंने फ़लाँ के साथ बैठना है, ठीक है, बॉन्डिंग आपने बनाई होती है, तो वो टीचर आता है तो वो आके आपकी बॉन्डिंग तोड़ देता है, एक को उठा के कहीं एक कॉर्नर पे भेज देता है, दूसरे को कहीं दूसरे कॉर्नर पे भेज देता है, ठीक है। तो इसी तरह जब आपको मॉलिक्यूल्स जो है आपस में उन्होंने बॉन्डिंग की होती है, ठीक है, वो प्री प्लान होते हैं, हमने एक दूसरे के साथ रहना है, लेकिन जैसे उनको एनर्जी मिलती है, जैसे टीचर आके जनाब आपको एनर्जी देता है, ठीक है, उससे से उसकी एनर्जी होती है ना, कहता है आप वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे चले जाएं। इसी तरह जब उनको एनर्जी मिलती है तो वो जनाब एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाती हैं, अवे चले जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को अब आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, आप ये कह सकते हैं व्हेन टेम्परेचर इज़ इंक्रीज द intermolecular forces between the molecule is going to be decreased and the molecules are far apart from each other, ठीक है। आगे चलें। ओके जी, एग्जांपल इसने थर्मामीटर में मरकरी की एग्जांपल दी है। वो आपको पता है जब आप को जो है वो टेम्परेचर आप चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप उसे आप मुंह में रखते हैं, अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो तो वो लिक्विड होता है, वो एक्सपेंड कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हीट मिलती है और उसके एटम जो होते हैं वो जो है उनको एनर्जी मिलती है, वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो एक दूसरे से अवे जाने की कोशिश करने लगते हैं। इसी इंस्टेंस में वो एक दूसरे से जो है वो अवे मूव करते हैं और जिसकी वजह से वो आप देखते हैं कि वो रीडिंग ऊपर चली जाती है। और जैसे आप माउथ से उसे आउट करते हैं तो वो बाहर जो है टेम्परेचर लो होता है। जैसे टेम्परेचर उसको लो होता है मिलता है तो उसको कंप्रेशन होती है। तो जैसे ही कंप्रेशन होती है वो दोबारा एक दूसरे के पास आ जाते हैं। कौन? मॉलिक्यूल्स। जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, they get closer to each other so they can condense to form a liquid again, ठीक है। इस ओके जी, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ऑन द बेस ऑफ जी, मोशन की तो हम बात कर चुके हैं। ये जो हमने भी बात की है कि उनको जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उनकी किनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब किनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो उनकी मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी। जब उनकी मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, फार अपार्ट हो जाएंगे। और आप ये कह सकते हैं लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। If we increase the temperature, it means increase in kinetic energy. Increase in kinetic energy increase the motion of the molecules. Increase in the motion of molecules means they travel away from each other and they converted from liquid to gas. When you reverse the process means you reduce the temperature, then it means kinetic energy is decreased. Decrease in kinetic energy means motion is reduced, so they come closer to each other and they converted back into liquid. Okay, describe, okay,
ये हो गया है हमारा। डिस्क्राइब द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड ऑन द बेस ऑफ किनेटिक। देखें बेटा, यही मैं आप स्पेस के बार बार आप फिर ये सारे क्वेश्चन जो है ना इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। अब वही बात है, जब आप उनको किनेटिक एनर्जी ज़्यादा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, किनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। किनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से क्या होगा, वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो उनमें स्पेस ज़्यादा आ जाएगी। जब आप टेम्परेचर कम करेंगे, उनकी किनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। किनेटिक एनर्जी कम हो गई, वो आपस में पास पास आ जाएंगे, उनके दरमियान स्पेस कम हो जाएगी, ठीक है। डिस्क्राइब द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑन द, ओके जी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। देखें, लिक्विड है ना, तो लिक्विड में जो है आपकी जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस, ठीक है। तो इस तरह सॉलिड में उससे भी ज़्यादा होती है। तो इसी तरह अगर आप बाकी किसी भी प्रॉपर्टीज़ को ना देखें, सिर्फ आप बॉइलिंग पॉइंट को देखें, तो इसमें आप देखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को अगर आप देखें तो गैसेस के बहुत ही जो है वो कम होते हैं, माइनस में होते हैं कहीं पे। लिक्विड में जो है वो प्लस में होते हैं, और सॉलिड्स के तो काफ़ी हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी, इतना ही मुश्किल होगा उनके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करना। ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ग्रेटर विल बी द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बात ज़हन में रखें। या बाकी भी जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं या फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसी चीज़ पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। डिफाइन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन और अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। लिक्विड वाटर एग्जिस्ट एज अ लिक्विड डू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ द गैस हाइड्रोजन बॉन्ड। यस, हम आगे देखेंगे कि हाइड्रोजन का जो है वो जो है सॉरी जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा क्यों है अपने ग्रुप मेंबर से। बाकी जो इसके है ना, जैसे HF जो है, मतलब ग्रुप मेंबर इस सेंस में कह रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बाकी जो है वो उसी ग्रुप में है, उसी ग्रुप में नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनका सीक्वेंस है, एक ग्रुप में वेरी करते हैं। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, देन फ्लोरीन है। तो 3 कंपाउंड हम देखेंगे, अमोनिया, वाटर एंड HF। तो इन तीनों में क्या होगा, इन तीनों में ये है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो है मेल्टिंग जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वाटर का होगा अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस। वो किस बेस पे होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेस पे होगा, ठीक है। वो हम आगे देखते हैं इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना आपने। आगे डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको नोट करना है आपने। डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन डाइपोल फोर्सेस एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसमें जो है ना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस 4 टाइप्स की हैं, ठीक है। 5 इन्होंने लिखी हुई हैं। हमारे जो है वो जो है क्या नाम है, जो सिलेबस है इसमें सिर्फ 4 ही हैं, ठीक है। तो इसमें 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक LD फोर्सेस यानी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब बच्चे ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है इसको डिबाई फोर्सेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके साइंटिस्ट के नाम पे कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इनको हम देखते हैं। डाइपोल देखें, डाई मीन 2, पोल मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। 2 पोल बन जाते हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होने लग जाती है। देखते हैं हम इसे। attraction between attractive forces between the positive end of one molecule with the negative end of the other molecule are called dipole forces. This means dipole forces attraction are electrostatic. Yes, electrostatic क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्जेस की वजह से जो आपस की इंट्रैक्शन होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अट्रैक्शन बिटवीन द अट्रैक्शन ड्यू टू द चार्जेस उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, ठीक है। इंट्रैक्शन हो गई है। परमानेंट डाइपोल इन द मॉलिक्यूल, देखें जैसे मैं आपको भी बताता हूँ, जैसे HCl है ना और क्लोरोफॉर्म है। HCl में Cl जो है ना ये पार्शल नेगेटिव होगा और H पार्शल पॉजिटिव होगा, और जबकि CH में Cl जो है ना ये नेगेटिव होगा। इसके लिहाज से कार्बन पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर कार्बन और हाइड्रोजन का देखें, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ।
फिर कार्बन जो है वो नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव होगा। यानी कि इन शॉर्ट कहने का मतलब ये, आप बुक से जब डायग्राम देखेंगे ना फिर आपको क्लैरिटी आएगी इस चीज़ की। तो इसमें ये है कि दोनों तरफ पोल्स डेवलप हो जाते हैं। जब पोल्स डेवलप हो जाते हैं तो एक पे अगर पॉजिटिव, एक एंड पे अगर पॉजिटिव है, दूसरे एंड पे नेगेटिव है, तो दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। ठीक है, तो इसको डायपोल डायपोल कहते हैं। एसीटोन में भी, एसीटोन क्या है, ये जो कीटोन होता है ना, इसको एसीटोन कहते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा, देखिए मैंने आपको पहले बताया था, ग्रेट स्ट्रॉन्गर दिस डायपोल डायपोल फोर्सेस ग्रेटर वुड बी द वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। जितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसी भी चीज़ में जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी उतना उसका मेल्टिंग, फॉर एग्जांपल एक है ऑब्जेक्ट A, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 100, दूसरा है B उसका है 50, तीसरा है C उसका है -10। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस किस में है, 100 वाले में, और सबसे वीक किस में है, माइनस वाले में। क्योंकि जो जितना जो है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा वो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लेगा टू ओवरकम द डेड फोर्सेस। ठीक है, जो जितने जितनी उसमें बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी उतनी ही वो ज़्यादा एनर्जी लेगा कि वो जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर सके। जी, LD फोर्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। ये एक बात याद रखें, इसकी डेफिनेशन, इसका दूसरा नाम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल विच बिकम पोलर फॉर एन इंस्टेंस। ठीक है, होते ये नॉन पोलर हैं लेकिन फॉर ए टाइम बीइंग, वक़्त के किसी एक लम्हे के लिए ये पोलर हो जाते हैं। बेसिकली आप लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस किसके लिए यूज़ करते हैं, आप लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो आप यूज़ करते हैं फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि उनको एक्सप्लेन करने के लिए आप लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का रेफरेंस यूज़ करते हो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, होते तो वो नॉन पोलर हैं लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग जो है वो पोलर हो जाते हैं। उस पोलैरिटी की वजह से उनमें फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं जिसको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का कहते हैं। ठीक है, का नाम देते हैं। सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्लोरीन, फ्लोरीन, मीथेन, देखिए ये सारे नॉन पोलर हैं। ठीक है, आर नॉन पोलर इन नेचर। दीज गैसेस कैन बी लिक्विफाइड and solidified under appropriate condition. Some forces must be holding these molecules in contact with one another in the liquid and solid state. G. In the helium gas, on average, the electron charge density is very evenly distributed in a spherical region about a nucleus. देखें ये आप उसमें बुक्स में से देखेंगे ये डायग्राम आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो होते तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं लेकिन फॉर इंस्टेंस ऑफ टाइम उनमें जो पोलैरिटी है वो डेवलप हो जाती है। अब वो पोलैरिटी क्यों डेवलप होती है ये इंपॉर्टेंट है। हाउएवर एट एनी गिवन इंस्टेंस द एक्चुअल लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नेबर हीलियम एटम। देखें वो कह रहा है कि वैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन स्मूथली जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, यानी कोई एक दूसरे को के साथ इंटरफियर नहीं करता। लेकिन वक़्त के एक छोटे से लम्हे के लिए फॉर इंस्टेंस ऑफ ए टाइम वो क्या होता है, जो उनकी स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है वो ख़राब हो जाती है। जब वो ख़राब हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन की जो है वो जो है क्या नाम है, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब वो डिस्टर्ब होती है तो देखें इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे, और इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल 2 हीलियम एटम है तो अगर एक पहले हीलियम का इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे हीलियम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, लेकिन जो दूसरे हीलियम का न्यूक्लियस है वो पहले हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करेगा। जब ये इस तरह का सीन होगा या इस तरह का फिनोमेना होगा तो तब क्या होगा, उन पे जो है वो पोलर हो जाएंगे, यानी उन पे चार्जेस आ जाएंगे। जब उन पे चार्जेस आ जाएंगे देन
वो उनमें हम क्या कहेंगे कि इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेट करना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। और आगे इसके हम फैक्टर भी देखते हैं, साइज़ है, एटम्स है, उस पर भी ये डिपेंड करती हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ़ टाइम्स आता है, नंबर ऑफ़ टाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। देखें एटॉमिक और मोलेक्युलर साइज़, बेटा इसमें आपने 2 एग्जांपल करनी है, ठीक है। बल्कि एक करें, दूसरे को जो है वो प्लरेबिलिटी में कर लेते हैं। खैर आ तो इसी दोनों में सकती हैं, बट ये है कि आप अगर अलग अलग भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आएंगे इसमें। एटॉमिक और मोलेक्युलर साइज़ की बात देखें, जितना बड़ा एक मॉलिक्यूल होगा, जितना बड़ा होगा उसको आयोनाइज करना आसान होगा। जैसे टॉप टू बॉटम अगर आप जाते हैं, जैसे देखें ना हीलियम का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखें ना तो -288 है, और रेड ऑन का क्या है -61, यानी कि हीलियम का बहुत ही कम है और रेडॉन का ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडॉन में Rn में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू हीलियम, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी ए बी और सी की, कि जो इसमें जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, इसमें कम है। अब क्या हुआ है, टॉप टू बॉटम देखें अगर आप तो साइज़ इंक्रीज़ हुआ है, तो जितना साइज़ इंक्रीज़ हुआ है इतना किसी भी एटम जो है वो कंपाउंड है या एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, ये बात आपने लाजमी लिखनी है। ग्रेटर द साइज easier to disturb the electronic cloud and hence greater the क्या होगा, ग्रेटर द पोलराइजेबिलिटी। देखें वो दूसरी बात है, दूसरा टॉपिक है, लेकिन आप इसमें भी ले सकते हैं। जितना साइज बड़ा होगा, ग्रेटर द साइज इजियर टू डेवलप द पोलैरिटी, ऐसे कर लें, ग्रेटर द साइज इजियर टू डेवलप द पोलैरिटी एंड हैंस द strong attractive forces. This is the reason that Rn has high boiling point than the helium. Okay जी। अब पोलराइजेबिलिटी की बात करें, इसमें आपने एग्जांपल देनी है जी हैलोजन की। हैलोजन में सबसे टॉप पे फ्लोरीन है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। फ्लोरीन गैस है, एग्जैक्टली गैस फॉर्म में होती है। क्लोरीन जो है वो गैस और लिक्विड दोनों स्टेट में हो सकती है। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है। अब ये क्या बात हुई कि एक गैस में है, फिर इंटरमीडिएट जो है यानी क्लोरीन ब्रोमीन लिक्विड में है, आयोडीन सॉलिड में है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाई आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। देखिए टॉप टू बॉटम क्या हुआ है, साइज इंक्रीज हुआ है। साइज इंक्रीज हुआ है तो इसकी मीन साइज इंक्रीज हुआ है तो उसको जो है वो पोलराइज करना इजी है। जब पोलराइज करना इजी है तो इसमें जितने पोल ज़्यादा बनेंगे उतनी उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जितनी उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी उसमें अच्छे से बॉन्डिंग होगी, जितनी अच्छे से बॉन्डिंग होगी उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। यहाँ अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है तो वो सॉलिड में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे। greater the size, greater will be the polarizability and hence greater the attractive forces between the atoms, so higher will be the melting and boiling point. That's why the iodine has high boiling point than other group members. या आप ये भी कह सकते हो कि that's why iodine is solid at room temperature। क्यों है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। जब साइज बड़ा होगा तो इसको इस पे पोलैरिटी डेवलप करना, इसको पोलराइज करना आसान होगा। जितना पोलराइज ज़्यादा होगा उतनी पोल्स ज़्यादा डेवलप होंगे। जितने पोल्स ज़्यादा डेवलप, पोल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, जितने पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा आएंगे उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी बच्चों उतना ही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। आगे चलें, नंबर ऑफ एटम देखें। जब नंबर ऑफ एटम इंक्रीज करते हैं ना तो क्या होगा, उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। अब कैसे देखें, आपने देखा होगा जो है ऑर्गेनिक में जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है, आपने देखा है उधर वहाँ पे ना आप लिखते हो मॉलिक्यूल्स पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है।
क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे अगर हम HCl की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ HCl को छोड़ें, अगर ऑर्गेनिक की बात करें जो यहाँ पे लिखा हुआ है C2H6 एंड C5H14, अच्छा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? C5H14 का। क्यों? ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, जितने एटम ज़्यादा होंगे उतने पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव ज़्यादा होंगे। जितने पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ज़्यादा होंगे, इसका मतलब क्या होगा? पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने का क्या मतलब है जनाब? उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अट्रैक्शन ज़्यादा होने का क्या मतलब है? यानी कि उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई होंगे, ठीक है जी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, explain हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय द बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हायर देन दोज ऑफ H2S जी। यही मैं आपको कह रहा था, ये और आगे ये ग्राफिकली एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक पैरामीटर। अब देखिए H2S और वाटर में क्या फ़र्क है? दोनों में हाइड्रोजन है, बस सल्फर की जगह पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर है। वाटर में क्या है? वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सिंपल आंसर है इसका। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग द वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ H2S, और हीट ऑफ वेपराइजेशन भी वही होती है, ठीक है। उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू वेपर, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है वो किस में ज़्यादा है? वाटर में। तो वाटर में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2S में नहीं है, तो इट्स मीन उसको ब्रेक करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसी वजह से उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज़्यादा होगी। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या है जी? हाइड्रोजन बॉन्ड आर वीकर देन द कोवलेंट बॉन्ड बट स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। H2S में क्या होता है? H2S में आपकी डाइपोल अट्रैक्शन है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड से तो वीक होता है, लेकिन डाइपोल से स्ट्रॉन्गर होता है। अब कोवलेंट बॉन्ड को बीच में ला के कन्फ्यूज़ ना हो, सिर्फ ये कह लें कि H2S में डाइपोल फोर्सेस हैं, जबकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाइड्राइड कौन से होते हैं? इनमें हाइड्रोजन हो, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेनिंग होते हैं, जैसे वाटर NH3HF, ठीक है। 5 6 7 कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। फिफ्थ से है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड कौन सा हुआ? फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करता है नाइट्रोजन, उसका हाइड्राइड हुआ NH3। 6 से बिलोंग करता है ऑक्सीजन, उसका हाइड्राइड क्या हुआ? वाटर H2O, ठीक है। थर्ड कौन सा है? सॉरी सेवंथ में फ्लोरीन, तो उसका कौन सा हुआ? HF। अब उसमें कह रहे हैं इन तीनों में से वाटर का ये क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाई वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन HF एंड NH3। या आप ये कह सकते हो कि वाटर इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन HF एंड NH3। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, HF में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो फिर ये क्या बात हुई? अगर तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो तीनों की स्ट्रेंथ भी बराबर होनी चाहिए। ऊपर हमने देखा कि एक H2S था और एक वाटर था, तो हमने कहा है कि एक में डाइपोल फोर्सेस हैं, जबकि दूसरे में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमने कहा है कि वो जो है उसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे तो तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो फिर ऐसा क्यों है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू HF एंड NH3? तो बेटा इसका आंसर है, एक लाइन में आंसर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है। इन NH3 एंड HF देयर इज़ ए 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, ठीक है। वाइल इन द केस ऑफ वाटर देयर इज़ ए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। बात समझ आई? यानी कि तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, नो डाउट तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, लेकिन NH3 में और HF में
पर मालिक्यूल, यानी कि एक मालिक्यूल जो है वो दूसरे मालिक्यूल के साथ जो है आप ये समझे एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि वाटर जो है वो 2 बनाता है। अब जब 2 बना रहा है ये, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? स्ट्रेंथ तो इसकी डबल होगी ना। जब इसकी स्ट्रेंथ डबल होगी तो ज़ाहिर सी बात है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, वो भी क्या होंगे? हाई होंगे। बिकॉज वाटर कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मालिक्यूल वाइल NH3 एंड NHF form 1 hydrogen bond per molecule, so that's why water has high boiling point and water is more thermodynamically stable than that of NH3 and HF। ठीक हो गया। solubility compound that have hydrogen bond are soluble in each other, yes। जैसे आपने 9th में पढ़ा था, यहाँ एक यूनिवर्सल कंसेप्ट भी है, लाइक डिज़ॉल्व लाइक। जैसे इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है और वाटर है। अब इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है। इन पेंट एंड डाइज भी होती हैं ये, इसी वजह से ये तो स्टिक कर जाते हैं दीवार के साथ, अदरवाइज तो उतर जाएं दीवार से। ठीक है। क्लॉथिंग में भी जो सिल्क के कपड़े होते हैं ना, सिल्क के, उनके आप अगर देखें ना, अगर आप उनको रब करें ना, तो वो उनमें चार्जेस से आ जाते हैं। ठीक है। तो वो चार्जेस क्यों होते हैं? क्योंकि ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से वो उन पे चार्जेस जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है। फूड मटेरियल बेटा इनको आपने रीड करने, इसमें इतना नहीं है। हाँ, फूड मटेरियल में ना प्रोटीन, structure of protein substance essential of life determine polarity by hydrogen bonding in the action of enzyme protein molecule that catalyze। यहाँ पे प्रोटीन के बस आपने यहाँ पे ये बताना है कि क्लॉथ्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डाइज में भी, पेंट्स में भी होती है। ये बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल है, जैसे देखें बेटा आपका जो DNA है, DNA में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है A, T और G, C के दरमियान। ठीक है। तो आपने डिटेल नहीं लिखनी, जस्ट ये बताना है कि उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बस। आगे, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, एक्सप्लेन देम विद द हेल्प ऑफ जी। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, ये एडिटिव प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का एक पूरा चैप्टर है आपका, वो आप देखोगे, आई थिंक सो 9th या 10th चैप्टर है आपका, जिसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें। Such properties depend upon the number and kind of atom present in the molecule, that is molecular weight। देखें additive properties कौन सी है? जो डिपेंड करती है नंबर और काइंड ऑफ एटम पे। जैसे अगर CH4 है ना, तो इसका मैं मालिकुलर मैस अगर मैं करता हूँ, फाइंड करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? 12 + 4 करूँगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक होता है 4 का 4, कार्बन का 12 + 4 16 हो गया। ठीक है। लेकिन अगर यही है कार्बन का कोई कंपाउंड, जैसे मैं CO2 कर लेता हूँ, अब इसमें क्या होगा? कार्बन 12, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 16 × 2 32, तो इसको दोनों को मैं ऐड कर लूँगा। ठीक है। तो ये है कि ये आप वेरी कर रही है काइंड ऑफ एटम पे, नंबर एंड काइंड ऑफ एटम पे वेरी कर रही है। आप नंबर को किस तरह, चलो काइंड तो हो गया, ऑक्सीजन था, एक हाइड्रोजन था। ठीक है। देखें ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 2 हैं। कार्बन कितने थे? सॉरी, हाइड्रोजन कितने थे? हाइड्रोजन 4 थे। तो नंबर और काइंड दोनों वेरी किए हैं। ठीक है। आगे है कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। सच प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन दी अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल एंड नॉट देयर नंबर। जी, ये क्या है कि ये उनकी अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। बेटा आप जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे ना, तो वहाँ पे जो है वो चैप्टर है, उसमें जो है आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको आइडिया हो। जैसे आपने पढ़ा होगा D ग्लूकोज और L ग्लूकोज, ठीक है, या प्लस ग्लूकोज और माइनस ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवर रोटेटरी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये चेक कर लेना। ये जो है ना ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। ठीक है। इसमें ना आप अक्सर मेडिसिन भी देखोगे ना, तो मेडिसिन में भी लिखा होता है कि प्लस लिखा होगा, ब्रैकेट लगी होंगी उसके साथ, और आगे वो मेडिसिन का नाम लिखा होगा, या माइनस लिखा होगा, ब्रैकेट लगी होगी अगर मेडिसिन का नाम। ये क्या होते हैं? ये आइसोमर होते हैं। ठीक है। खैर इनकी डिटेल नहीं है आपके, बस आपने इतना ही ध्यान में रखना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, such property depend upon the number of ions and molecule present but do not depend upon the structure। ये क्या है जी?
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स पर डिपेंड करती है, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। एक्सप्लेन द बॉइलिंग पॉइंट एंड आल्सो एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर। ओके जी, when a liquid is heated its Vp increases due to decrease of intermolecular forces with a rise in temperature. As a result, more and more vapor escape in air. A stage reaches at which the liquid begins to boil. Yes, so the temperature at which the vapor pressure of the liquid become to atmospheric pressure or external pressure. जी, आपने बताना है कि व्हेन द इंटरनल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अब इंटरनल प्रेशर कौन सा है? वेपर का प्रेशर। व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। वो प्रेशर जहाँ पे आपका इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल कौन सा है? जो एयर का प्रेशर है वो 1 atm होता है, और इंटरनल क्या है? जो आप हीट करते हो तो वो वेपर बनती है, उनका प्रेशर। जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तो उस वक्त आपका जो लिक्विड है वो बॉयल करना शुरू कर देता है, और उसी पॉइंट पे हम टेम्परेचर नोट कर लेते हैं और हम कह देते हैं कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है। ठीक है, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट। जी, effect of increase of pressure. Food can be cooked easily in pressure cooker, which is closed container. The vapors are not to escape out and they develop more pressure. This increase of BP of water. जी बिल्कुल, आपको पता है ना कि आपने 9th में भी ये पढ़ा हुआ है कि जो है वैसे वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, लेकिन प्रेशर कुकर में हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ कर जाए, यानी कि दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन, तो वो 120 पे चला जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। ठीक है, और इसी तरह अगर आप प्रेशर कम करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम भी हो जाता है। और ये हम क्यों करते हैं ऐसा? टू गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स विदाउट डिकम्पोजिशन, यानी कि समटाइम्स हमने एक प्रोडक्ट हासिल करनी होती है जिसका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो जब हम उसे हीट करते हैं वो 100 पे पहुंचती है, ठीक है, तो वो 100 पे तो जाके वो ब्रेक कर जाएगी, हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो 100 पे जाके वो डिकम्पोज हो रही है, ठीक है, या ब्रेक डाउन हो रही है। तो हम क्या करते हैं? हम प्रेशर लो करते हैं। जब हम प्रेशर लो करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम प्रेशर 80 डिग्री सेल्सियस पे ले हैं, अब 80 डिग्री सेल्सियस पे जब ले आए हैं तो हम क्या करेंगे? अब इस प्रोडक्ट को हम ऑन द बेस ऑफ किसी भी जो ऑन द बेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो हम किसी भी दूसरी चीज़ से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जो है वो कम नहीं करेंगे प्रेशर, तो क्या होगा? वो उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं कम होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट नहीं कम होगा तो हमें वो प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलेगी, बल्कि वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी एग्जांपल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइसरीन हैज़ एन प्रेशर ऑफ 290 cc एट, ये बेटा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये बुक से करेक्ट करें। एट 760 mm बट इट डिकम्पोज एट इट्स BP 290 डिग्री सेल्सियस है, ये बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, 8P नहीं लिखा हुआ। हैज़ एन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 290 डिग्री सेल्सियस एट 760 mm Hg, but it decompose at its boiling point. Now, in order to get in the pure form, Vp is decreased to 50 mmHg by vacuum pump. The boiling point is reduced to 120। देखिए 290 से 120 पे आ गए। अब 290 पे वो ब्रेक हो रहा था, 120 पे तो ब्रेक नहीं ना होगा, यानी ब्रेक का मतलब है कि वो ब्रेक हो गए, यानी कि ये एक रिएक्टेंट था, आगे प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था। अब ये जो है ये आगे प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा, बल्कि एज इट इज़ ओरिजिनल फॉर्म में हम इसे क्या कर लेंगे? हम इसे हासिल कर लेंगे। विदाउट डिकम्पोजिशन इन दिस वे द लिक्विड कैन बी प्योरीफाइड। ओके, डिफाइन वेपर प्रेशर एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ वेपराइजेशन। जी, वेपराइजेशन क्या होती है? वेपराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड मोलेक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द सरफेस एंड एंटर द गैस फेज। लिक्विड को छोड़ते हैं और गैस में एंटर होते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी वेपराइजेशन ज़्यादा होगी। इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होंगी उतनी वेपराइजेशन कम होगी। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे, मोलेक्यूल्स को जाने नहीं देंगे, ठीक है। एग्जांपल,
रेट ऑफ लेस ओके जी, रीज़न क्या है? दिस इज़ बिकॉज वाटर हैज़ ए हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेज दैन पेट्रोल। जी पेट्रोल आप देखें ना, अगर आप मोटरसाइकिल में देखते हैं ना, तो जैसे आप वो उसका कैप उतारेंगे ना ऊपर से, ठीक है, किसका, टैंक का, जो उसका टैंक होता है, ठीक है, फ्यूल टैंक जो होता है, तो उसका आप कैप उतारेंगे ऊपर से आप, तो वो जनाब एवेपोरेट, आपको स्मेल आना शुरू हो जाएगी। जबकि वाटर रख दें तो वाटर भी एवेपोरेट करता है, ये नहीं कि वाटर नहीं करता, लेकिन रेट ऑफ एवेपोराइजेशन की बात हो रही है। तो वाटर जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम 1 लीटर वाटर ले लें और 1 लीटर जो है वो पेट्रोल ले लें, तो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 2 मिनट में जो है वो 1 लीटर पेट्रोल जो है वो गायब हो जाएगा, जबकि वाटर जो है वो 1-2 घंटे लेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? मतलब वो काफ़ी टाइम क्यों? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जितनी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, इतनी ही एवापोराइजेशन कम होगी। ठीक है, वोलेटिलिटी, जितना वोलेटाइल ज़्यादा होगा उतने उसके वेपर ज़्यादा बन, जैसे अल्कोहल की एग्जांपल आप इसमें दोबारा लिख सकते हैं, या ये आप जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इसकी एग्जांपल। टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज़्यादा करोगे इतनी एवापोराइजेशन ज़्यादा होगी। यही वजह है कि गर्मियों में आपके कपड़े जल्दी ड्राई हो जाते हैं, जबकि सर्दियों में ड्राई नहीं होते। क्यों? क्योंकि सर्दियों में जो है वो इस तरह की इंटेंस जो है वो सनलाइट नहीं होती जितना कि समर में होती है। ठीक है, वेपर प्रेशर एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इट, बेटा ये सारे जो है ना ये इंटर रिलेटेड हैं। वेपर प्रेशर, द प्रेशर exerted by vapor and equilibrium when it's in liquid state is called the liquid vapor pressure of the given temperature at the given temperature। ठीक है, प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर क्या है? द प्रेशर ऑफ द वेपर, कौन से वेपर? लिक्विड के ही वेपर हैं। व्हेन the pressure exerted by vapor on equilibrium when its liquid state is called the liquid's vapor pressure। ठीक है, जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जब वो इक्विलिब्रियम पे होते हैं, किसके साथ? लिक्विड स्टेट के साथ। जिस तरह वो वेपर कंडेंसेशन वेपराइजेशन आपने पढ़ा है ना, तो वो यही होता है। जो वेपर का प्रेशर होगा ना उस टाइम पे वेपराइजेशन में, तो वो क्या होगा? वो उसका वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, अब देखिए कंडेंसेशन भी नीचे लिखा हुआ है, द इनक्लोज कंटेनर वेपर्स कैन नॉट एस्केप। जिस तरह आपका ये जो है प्रेशर कुकर है, इसमें बेहतरीन एग्जांपल है, ये कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, मतलब एस्केप नहीं होते, तो दोबारा वापस आते हैं, फिर वेपोरेट होते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर वेपोरेट। इसी वजह से उसका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। एक्सप्लेनेशन, बेटा यह आप 9th में पढ़ चुके हो। ठीक है, कंडेंसेशन में क्या होगा कि हम उसको टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, जब टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो मोलेक्यूल पास आ जाएंगे, जब मोलेक्यूल पास आ जाएंगे तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप कर लेंगे, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप कर लेंगे तो फिर क्या होगा? फिर वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे और इसको कंडेंसेशन कहते हैं। ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था लेक्चर के स्टार्ट में। ठीक है, इंटेंसिटी प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड। यस, सो दिस इज़ कॉल्ड एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड। जी, ये नहीं होता कि आप लिक्विड फॉर एग्जांपल आपने अगर 1 लीटर है तो उसको 2 लीटर कर दें तो वो रेट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जितना 1 लीटर का उतना ही 2 लीटर का होगा, चाहे इतना 10 लीटर का भी इतना ही होगा। एक रेट एक स्पेसिफिक चीज़ है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखें, जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे उसके वेपर कम बनेंगे, तो जब वेपर कम बनेंगे वेपर का प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, आगे जी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होती है थिकनेस। ठीक है, जैसे हनी होता है ना, थिक होता है, वो अब अगर उसको आप फ्लो करवाएं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो फ्लो नहीं करता। ठीक है, मतलब उसकी फ्लो तो करता है, लेकिन अगर वाटर और हनी को दोनों एक तरफ फ्लो करवाए तो वाटर तो वो कहीं का कहीं चला जाएगा, जबकि हनी की मूवमेंट जो है वो ना होने के बराबर होगी। ठीक है, द रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है, द लार्जर द विस्कोसिटी मोर स्लो द लिक्विड फ्लो। विस्कोसिटी मेजर हाउ इजीली मोलेक्यूल स्लाइड बाय वन अनदर। ठीक है, टू अंडरस्टैंड विस्कोसिटी कंसिडर लिक्विड फ्लोइंग इन a tube is made up of series of concentric circular layers और the resistance of to flow is due to the internal friction between। जी छोड़ें इसको, अब ये बुक्स से आपने एक्सप्लेनेशन करनी है, यहाँ से नहीं करनी। इसमें सिंपल आप ये कह सकते हैं, क्योंकि उनके दरमियान क्या होता है, उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से मोलेक्यूल्स एक दूसरे, क्योंकि स्लाइडिंग होती है ना मोलेक्यूल्स, जिस तरह फ्रिक्शन आपने पढ़ा था ना, 2 लेयर्स एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं, तो जितनी उनके दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा होगी
ठीक है, तो वो एक दूसरे पे स्लाइड नहीं कर सकेंगे। यही आप यहाँ पे यही समझें कि जो हनी है उसमें समझे फ्रिक्शन ज़्यादा है उनमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट को रोक रहे हैं। जबकि वाटर के केस में ऐसा नहीं है, वो एक सरफेस स्मूथ है और वो एक दूसरे को फ्लो की ऊपर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की या फ्लो करने की इजाज़त दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ वहाँ पे तो फ्रिक्शन थी ना, यहाँ आपने इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की बात करनी है। ठीक है, जिसमें स्ट्रांग होगी उसमें क्या होगा, उसमें कम फ्लो होगा, जिसमें वीक होंगी उसमें ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट को आपने रट्टा मारना है बच्चों। केजी पर मीटर पर सेकंड और न्यूटन पर मीटर। नॉन ऐसा यूनिट क्या है इसकी जी, 1 पॉइस और 0.1 जी केजी मीटर पर सेकंड और ग्राम पर मीटर पर सेकंड। ये नंबर ऑफ़ टाइम्स आ चुकी है पेपर में, स्पेशली एब्स्ट्रैक्ट्स का जो पेपर होता है उनमें ये नंबर ऑफ़ टाइम्स आ चुकी हैं। ठीक है, विस्कोसिटी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, मोलेकुलर शेप एंड साइज, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, टेम्परेचर। मोलेकुलर फोर्सेस का तो मैंने इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का तो मैंने आपको बता दिया। टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर जब आप ज़्यादा करोगे तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस क्या होंगी, वीक होंगी। जब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो उसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, यानी कि विस्कोसिटी लो हो जाएगी। ठीक है, शेप की अगर हम बात करते हैं तो शेप में ये है, द मोलेकुलर साइज एंड शेप स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द विस्कोसिटी। लिक्विड सच एज वाटर, एसीटोन, बेंजीन एंड मेथनॉल whose molecules are small and compact have low viscosity, whereas a liquid having large and irregular shape like honey, glycerine tend to get up and with each other they inhibit the flow of molecule and tends to have low viscosity। ठीक है, जिनकी शेप ठीक है ना, मतलब एक जैसी शेप है या स्मॉल मोलेक्यूल्स हैं उनके, वो क्या होंगे, वो उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। जिनकी इरेगुलर शेप है या बड़े मोलेक्यूल्स हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की मूवमेंट को रोक देंगे। ठीक है, डिफाइन सर्फेस टेंशन जी, द फोर्स इन डाइंस। यस, ये डाइन नहीं है, डाइंस है। ठीक है, एक्टिंग एट राइट एंगल ऑन ए यूनिट लेंथ ऑफ ए सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब डाइन क्या है, ये फोर्स की यूनिट है एक। ठीक है, ये जिन की बयान ना समझ लेना इसे। ठीक है, surface tension is the property of the surface of the liquid to act as if there is a membrane stretch across it। मतलब क्या हुआ इसका, देखें, आपने कभी देखा है, नोट किया है कि ये जो डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं ये पानी के सरफेस पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जो है वो पानी की सतह पे जो है वो तैर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि पानी में इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है कि जो है वो उसको सस्टेन कर लेते हैं, तो ये सरफेस टेंशन ही होती है। अब जो देखें, फॉर एग्जांपल एक मालिक्यूल है जो सेंटर में है। ठीक है, एक टॉप है, उसमें एक मालिक्यूल जो है वो सेंटर में है और एक मालिक्यूल जो है वो बिल्कुल सरफेस पे है। अब जो सेंटर में मालिक्यूल है वो क्या कर रहा है, ऊपर वाले मालिक्यूल पे भी फोर्स लगा रहा है, लेफ़्ट वाले मालिक्यूल पे भी फोर्स लगा रहा है, राइट वाले मालिक्यूल पे भी फोर्स लगा रहा है, लेफ़्ट वाले पे भी लगा रहा है, बॉटम वाले पे भी लगा रहा है। लेकिन जो सबसे टॉप पे है बेटा, वो क्या कर रहा है, वो लेफ़्ट राइट पे फोर्स लगा रहा है, बॉटम से उसे फोर्स लग रही है क्योंकि नीचे वाला मोलेक्यूल उसे पुश कर रहा है अपवर्ड। लेकिन उसके ऊपर जो टॉप पे है उसके ऊपर यानी कि जो अपवर्ड है उसके अपवर्ड अब कोई पानी नहीं है, कोई पानी का या कोई लिक्विड का जो है वो मोलेक्यूल नहीं है, तो वो किस पे फोर्स लगाएगा, किसी पे नहीं लगाएगा। अब ये जो फोर्स है ये सरफेस टेंशन जो है वो क्रिएट करती है। ठीक है, ऑल मोलेक्यूल बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड आर सराउंडेड इन ऑल डायरेक्शन, यही मैंने आपको बात बताई है, बाय अदर मोलेक्यूल, थस द फोर्स एक्सिस्ट्स exhibited by such molecules is balanced in all direction, whereas a molecule at liquid surface यानी कि जो टॉप पे has molecule beside it and beneath it but no one above it, यानी कि उसके ऊपर कोई भी नहीं होता, तो ऊपर वाली जो वो फोर्स ऊपर लगाएगा वो कहाँ पे जाएगी, वो तो किसी पे नहीं लगेगी। अब उसी वजह से वो एक टेंशन जनरेट होती है, उसको कहते हैं जी सरफेस टेंशन। दिस रिजल्ट इन एन अनबैलेंस्ड फोर्स पुलिंग द सरफेस मोलेक्यूल इनवर्ड। ठीक है, अब वो क्या करता है कि वो जो है मोलेक्यूल जिसके ऊपर कोई मोलेक्यूल नहीं है, अब वो फोर्स बैलेंस नहीं हो रही, वो क्या करेगा, मोलेक्यूल को इनवर्ड मूव करवाएगा। दिस इज़ कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है,
molecule at the surface therefore feel a net attraction inward, which create since tension for a molecule to come to the surface, it must overcome the attraction डायरेक्शन डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन्स वर्क टू बी डन। अच्छा, अब देखें, जब जो टॉप पे मोलेक्यूल है वो क्या करेगा, अब उसके जो उसके ऊपर है उसके ऊपर कोई मोलेक्यूल नहीं है, तो वो फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, इनवर्ड फोर्स लगाएगा। जब इनवर्ड फोर्स लगाएगा ना, तो जो टॉप से नीचे पे है ना, फॉर एग्जांपल टॉप पे नंबर 1 मोलेक्यूल है, जो नंबर 2 मोलेक्यूल है ना वो निकल के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। फिर जब वो ऊपर चला जाएगा, अब वो परेशान हो जाएगा, मैं किस तरफ जाऊं, मैं किस तरह बैलेंस करूं, तो उसकी जगह कोई और मोलेक्यूल लेने आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह एक सिलसिला चलता रहेगा, जिसकी वजह से एक टेंशन सी क्रिएट होती रहेगी, किसकी सरफेस में, लिक्विड की सरफेस में, तो इसलिए कहते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। तो इसी को एक सरफेस टेंशन का नाम दिया जाता है, ठीक हो गया। व्हाट फैक्टर अफेक्ट सरफेस टेंशन, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस डायरेक्टली, जी, जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी उतनी सरफेस टेंशन ज़्यादा होंगी, ठीक है। टेम्परेचर बेटा याद रखो, टेम्परेचर का और इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस का इन्वर्स रिलेशन है, तो सरफेस टेंशन का और इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस का डायरेक्ट है ना, तो टेम्परेचर और सरफेस टेंशन का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। व्हाट, जी यहाँ तक ही था आपका, सरफेस टेंशन तक आपने पढ़ना। नेचर, सॉरी, इफ़ इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्स, जी नेचर डिफरेंट होती है ना हर एक की, जो है लिक्विड है, क्योंकि उसमें इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस डिफरेंट होती हैं। अच्छा, मैं ये टेम्परेचर वाला एक्सप्लेन कर दूँ। टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कम होंगी, क्योंकि वो मोलेक्यूल जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं। जब एक दूसरे से वो दूर होंगे, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कम होंगी, तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस का सरफेस टेंशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसकी वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, मतलब इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस डिक्रीज़ की हैं तो सरफेस टेंशन भी डिक्रीज़ कर देगी। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज़।